Hello, students. A very good evening, all of you, my dear students. I welcome you all in the India's largest e-learning platform, Wi-Fi Study Engineering Channel, An Academy. A very good evening. कैसे हैं आप लोग? कैसा गुजरा आप लोग का दिवाली? और अब तो एग्ज़ाम नज़दीक है, हमारा गेट का पेपर बहुत जल्दी होने वाला है। फरवरी में हमारा गेट का पेपर है, टाइम भी बहुत कम है। तो हम लोग यहाँ पे अनकन्वेंशनल मशीनिंग टेक्निक पढ़ रहे हैं और पूरी की पूरी कन्वेंशनल मशीनिंग टेक्निक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप कोशिश कीजिए कि मेरा लेक्चर लाइव देखिए, क्योंकि अगर लाइव आप देखिएगा तो आपको क्या बेनिफिट्स होगा कि आप सडनली कोई भी डाउट अगर आपको क्रिएट होता है उसी वक्त आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। ये आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है। और अगर मान लीजिए आपको कुछ अर्जेंट वर्क है या वर्किंग है, आप लाइव नहीं देख पा रहे हैं, तो आप बाद में देखिएगा। तो बाद में अगर देखिएगा तो आप उस वक्त आप पूछ तो नहीं पाइएगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर ये वाला डाउट मुझे है, आप इसको क्लियर कर दो, तो मैं उसको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा, आप चिंता मत कीजिए। ओके। दूसरी बात कि जो भी लड़के ज़्यादातर लड़कों को कोशिश करना है लाइव लेक्चर देखने का। उससे क्या होता है कि जैसे मैं बहुत कुछ अनाउंसमेंट करता हूँ, बहुत कुछ इंस्टेंट पीडीएफ, बहुत कुछ जो शेयर करूँगा आपसे, बहुत सारा डिटेल, तो वो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं बहुत सारी बात डायरेक्टली लाइव सेशंस में। ओके। तो अभी तक हम लोगों ने कन्वेंशनल मशीनिंग पूरा देख लिया। अनकन्वेंशनल मशीनिंग में ईसीएम इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग और ईडीएम देख लिया, उसका 4 लेक्चर है। ईसीएम का एक थ्योरी है, फिर उसका गेट का न्यूमेरिकल है। ईडीएम का थ्योरी है, फिर ईडीएम का गेट का न्यूमेरिकल है। 4 लेक्चर कंप्लीट हो गया, ये 5वां लेक्चर है। यूएसएम अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, एब्रेसिव जेट मशीनिंग एंड एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम शहपर अयाज है और मैंने अपना बीटेक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्स टेक्नोलॉजी से मैन्युफैक्चरिंग में किया है। और आई वाज आल्सो सेलेक्टेड इन आईआईटी कानपुर फॉर माय मास्टर्स प्रोग्राम इन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। माय प्रोजेक्ट वर्क वाज एट आईआईटी बीएचयू इन मटेरियल साइंस। पिछले 5 साल से गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, ईएससी सब के लिए बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और अब हम लोगों ने एक सेपरेट चैनल मैकेनिकल 101 अनाउंस किया है, गेट, एसएससी, जेई, इंजीनियरिंग सर्विसेज सारे के स्टूडेंट्स के लिए। और वहाँ पे सेपरेट डिस्कशन हमारा हो रहा है, चाहे आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए पढ़ना चाहते हैं या गेट के लिए पढ़ना चाहते हैं, एसएससी जेई के लिए, वो आप मैकेनिकल 101 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवरीवन। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डलवा दूंगा, आप वहां से डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, मैकेनिकल 101। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेरा प्लस कोर्सेज आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे मेरा 18 नवंबर से बैचेस स्टार्ट हो रहा है। उसमें मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग गेट वालों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वहाँ पे स्टार्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, मुझे अन अकेडमी पे आप जाके फॉलो भी कर सकते हैं एवरीवन। ये मेरा प्रोफाइल है, इस पे आप मुझे जाके फॉलो कर लीजिए, सर्च कीजिए शाहपर अयाज और मुझे जाके फॉलो कीजिए। और मेरा लेक्चर अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे डेडिकेट कीजिए। ओके। और अब हमारी आती है बात स्पेशल प्लस सब्सक्रिप्शंस की। सर प्लस सब्सक्रिप्शंस ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, प्लस सब्सक्रिप्शंस का क्या बेनिफिट है? तो प्लस सब्सक्रिप्शंस का बहुत बेनिफिट है मेरे दोस्त। यूट्यूब पे जो तुम पढ़ रहे हो इसमें तुम्हें पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है। डाउट सॉल्विंग सेशंस, जैसे मान लो मैं यूट्यूब पे जितना देर हूँ, तुम लाइव अगर नहीं देख पा रहे हो, तुम मुझसे डाउट नहीं पूछ पा रहे हो, वीकली टेस्ट नहीं हो रहा है, क्रैश कोर्सेज नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे क्या है, लाइव क्लासेस है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, रैंक इंप्रूवमेंट बैच है, वीकली टेस्ट है, क्रैश कोर्स है, डाउट सॉल्विंग सेशंस है, पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस है, स्टडी बूस्टर प्लान्स है, बहुत कुछ है, स्टडी मटेरियल है। और मेरा पर्सनल केयर अगर तुम चाहते हो कि मैं 24/7 तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारा जो भी डाउट हो मैं उसे क्लियर करूं, तो तुम प्लस कोर्सेज ले लो अनअकैडमी का। और अयाज 10 कोड यूज करना है हमें प्लस लेने में, तो आप मेरे पर्सनल केयर में आ जाओगे। और पर्सनल कोच आपको एक और सब्सक्रिप्शन प्लान है, आइकॉनिक। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान में आपको एक पर्सनल कोच प्रोवाइड किया जाएगा एवरीवन। क्या प्रोवाइड किया जाएगा? पर्सनल कोच। तो दोनों का हमारा फी स्ट्रक्चर जो है देख लेते हैं। तो पहले दोनों प्लान अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कैसे ज्वाइन करोगे? तो अपने प्ले स्टोर पे जाना, अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे टाइप करना, वो आपका ऐप इंस्टॉल जैसा ही होगा, इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना, फिर यहाँ पे आपको दिखेगा मैनेज गोल, ऐप इंस्टॉल होगा उसके बाद। तो मैनेज गोल पे
क्लिक करना गेट एंड ईएसी, तो ये दिखेगा प्लस, गेट एंड ईएसी प्लस। तो प्लस सब्सक्रिप्शंस में जाओगे गेट एंड ईएसी, तो तुम्हें यहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शंस में गेट एंड ईएसी में प्लस पे क्लिक करना, तो ये तुम्हारा आ जाएगा गेट सब्सक्रिप्शंस। गेट सब्सक्रिप्शंस में जाओगे तो ये आ जाएगा फी स्ट्रक्चर प्लान। इस फी स्ट्रक्चर में अगर आप अयाज 10 कोड यूज करोगे, अयाज 10, तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा बच्चों, इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। ओके, और मेरा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और टेस्ट सीरीज, वीकली क्विजेस, बहुत सारा एक्सटर्नल, बहुत सारा बेनिफिट्स आपको मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शंस लेने पे। तो यहाँ पे 12 मंथ्स का भी प्लान है, 18 मंथ्स का भी प्लान है, 24 मंथ्स का भी प्लान है। तो मैं थर्ड फाइनल ईयर वालों को बोलूंगा आपके लिए सबसे बढ़िया है 12 मंथ्स का। क्यों? क्योंकि अभी आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी पेपर है, गेट का भी पेपर है, और भी बहुत सारा पेपर है हमारा। तो आप प्लीज ज्वाइन कीजिए 12 मंथ्स का प्लान। 18 मंथ्स का भी प्लान भी ज्वाइन कर सकते हैं, और 24 मंथ्स का जो फाउंडेशन जिनको अपना स्ट्रॉन्ग करना है, जैसे थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैं, तो दैट इज 24 मंथ्स प्लान इज आउटस्टैंडिंग। ओके, हेयर स्टेप कोड यूज करना है हमें। ओके एवरीवन, तो 12 मंथ, 18 मंथ एंड 24 मंथ्स प्लान आप यूज कर लेना। अगर जो वन टाइम पेमेंट नहीं करना चाहता है वो ईएमआई ऑप्शंस भी ले सकता है। ईएमआई में 1650 रुपया है हमारा 24 मंथ्स का, 18 मंथ्स का 1925 रुपये है, और 12 मंथ का 2269 रुपये है। तो आप ईएमआई ऑप्शंस में भी पेमेंट कर सकते हैं। अयाज 10 कोड यूज कीजिएगा, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस में। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस में हमारा 10% डिस्काउंट के बाद हमारा 45,225 रुपीज है 12 मंथ्स के लिए, एंड 24 मंथ्स के लिए 66,600 रुपीज है। तो 24 मंथ्स का प्लान भी ले सकते हैं और 12 मंथ्स का भी प्लान ले सकते हैं। ओके, तो इसका कॉस्ट ज्यादा क्यों है? इसलिए कि आपको एक पर्सनल कोच इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा, जो पर्सनल कोच आपको बेनिफिट्स करेगा, जो पर्सनल कोच आपको गाइड करेगा, मॉनिटर करेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, एक एक चीज को मॉनिटर करेगा आपकी। तो एवरीवन प्लीज शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक आज का, एब्रेसिव जेट मशीनिंग और अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। आर यू गाइज रेडी? आर यू गाइज रेडी? और प्लीज जल्दी जल्दी शेयर कर दो और सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी की, ताकि सारे लोग लाइव हो जाए। चलो प्लस कोर्सेज ज्वाइन कर लेना जल्दी जल्दी। ओके एवरीवन, चलो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, ये हमारा टॉपिक है आज का। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग देखो, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। ओके, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। तो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग हमारा क्या है और कैसे मशीन करते हैं हम लोग? अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में कैसे मशीन करते हैं हम लोग? ओके, देखो व्हाट इज दिस अल्ट्रासोनिक मशीनिंग? तो ये एक अल्ट्रासोनिक मशीनिंग हमारा, इट इज अ मैकेनिकल मेथड, इट इज अ मैकेनिकल मेथड। इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा टूल होता है और जो हमारा वर्कपीस है, तो टूल हमारा बम्बार्डमेंट, टूल का बम्बार्डमेंट कराते हैं किस पे? वर्कपीस पे। और बीच में क्या रखते हैं? एब्रेसिव मटेरियल्स। तो टूल हिट करता है एब्रेसिव मटेरियल को और एब्रेसिव मटेरियल हिट करता है वर्कपीस को, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है और उस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से मटेरियल रिमूव होता है। तो पहले कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट इसके बारे में लिखते हैं, फिर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारे पास है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का, कि इट इज अ मैकेनिकल मेथड, मतलब इसमें बार बार हिट करना पड़ता है। इट इज ए मैकेनिकल मेथड, इट इज ए मैकेनिकल मेथड। और क्या होता है इसमें? जो टूल होता है वो अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। टूल, टूल वाइब्रेट्स एट अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। तो अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी क्या है? अल्ट्रासोनिक मींस दोज वाइब्रेशनल वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी अबव द नॉर्मल रेंज। तो पहले अल्ट्रासोनिक मतलब समझ लो।
means those vibrational wave having frequency above the normal range, having frequency above the normal range, नॉर्मल रेंज से ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी, उसी को बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। चलो, इट इज अ मैकेनिकल मेथड। अच्छा, इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड द टूल वाइब्रेट्स एट अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। ओके, टूल वाइब्रेट्स एट अल्ट्रासोनिक, नाम ही उसका अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। टूल वाइब्रेट्स एट अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे इसमें। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि अब जो हमारा वाइब्रेटिंग टूल है, तो वाइब्रेटिंग टूल वाइब्रेट कर रहा है और वर्क उसके बीच में क्या करते हैं, एब्रेसिव स्लरी को रख देते हैं। एब्रेसिव समझ रहे हो, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये सब हार्ड मटेरियल है, उसको क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं। ओके, तो एब्रेसिव स्लरी, एब्रेसिव ऐसा बोल सकते हैं, एब्रेसिव स्लरी इज प्रोवाइडेड बिटवीन द टूल एंड द वर्कपीस। एब्रेसिव बिटवीन द टूल एंड द वर्कपीस, टूल और वर्कपीस के बीच में एब्रेसिव स्लरी को रखते हैं यहाँ पे। ओके, अच्छा, उसके बाद हमारा क्या है, द वाइब्रेटिंग टूल प्रोवाइड्स हेवी इंपैक्ट। जो वाइब्रेटिंग टूल है बहुत हेवी इंपैक्ट लोड अप्लाई करता है, किस पे, अप्लाई ऑन द स्लरी ऑफ द एब्रेसिव्स। तो स्लरी पे बहुत हाई इंपैक्ट लोड टूल प्रोवाइड करता है, और फर्दर ये सारा का सारा लोड ट्रांसफर होता है वर्कपीस पे, और वहां पे क्या होता है, फ्रैक्चर अकर होता है, और फ्रैक्चर होने के बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, उससे मटेरियल रिमूव होता रहता है हमारा। तो मैं फिगर जब बनाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझाऊंगा, अभी पॉइंट्स लिख लीजिए। इसके बाद क्या होता है, द वाइब्रेटिंग टूल प्रोवाइड्स, द वाइब्रेटिंग टूल the vibrating tool provides heavy impact the vibrating tool provides heavy impact on the slurry of the abrasives, on the slurry of the abrasives। आज का टॉपिक थोड़ा थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल नहीं है, तो थ्योरी के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। द वाइब्रेटिंग टूल प्रोवाइड्स हेवी इंपैक्ट ऑन द स्लरी ऑफ एब्रेसिव्स व्हिच इज फर्दर ट्रांसफर्ड टू द वर्कपीस। वो इंपैक्ट लोड वर्कपीस पे ट्रांसफर हो जाता है, व्हिच इज ट्रांसफर टू द which is further transferred to the workpiece। ओके, तो अब इसको अगर हम लोग देखते हैं, इसका डायग्राम देखोगे तो डायग्राम इसका मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। दो तरह से डायग्राम इसका बना सकते हैं। एक तो मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए। मान लो ये तुम्हारा एक ट्रांसड्यूसर है, तो ये अगर मान लो ये तुम्हारा टूल है, मान लो ये तुम्हारा टूल है। ओके, ये तुम्हारा टूल। ओके, ये तुम्हारा टूल है। ओके, तो ये तुम्हारा अगर टूल है,
ये एक वाइब्रेटिंग टूल है। राइट, तो ये तुम्हारा वाइब्रेटिंग टूल है और ये तुम्हारा वर्कपीस है मान लो। ये तुम्हारा वाइब्रेटिंग टूल, ये तुम्हारा वर्कपीस है। ये तुम्हारा वाइब्रेटिंग, ओके, तो ये तुम्हारा टूल है, सॉरी वर्कपीस। तो ये तुम्हारा अगर वर्कपीस है, ये टूल वाइब्रेट कर रहा है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसके बीच में एब्रेसिव्स डाल देते हैं। ये एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, डायरेक्ट हीट नहीं करते हैं, बीच में क्या करते हैं, एब्रेसिव। तो एब्रेसिव पार्टिकल जैसे ही डाल देंगे, तो अब ये क्या करेगा, ये एक इम्पैक्ट लोड, ये जो टूल है हमारे पास, ये जो टूल है, ये टूल एक इम्पैक्ट लोड अप्लाई करेगा किस पे, एब्रेसिव पार्टिकल्स पे। एब्रेसिव पार्टिकल्स, अच्छा ये किस चीज का होगा, Al2O3 सिलिकॉन कार्बाइड। Al2O3 और सिलिकॉन कार्बाइड का होगा हमारा ये एब्रेसिव। तो इस एब्रेसिव पे एक लोड क्रिएट करेगा और ये नोजल से एक एब्रेसिव को इसको प्रोवाइड कराते हैं। ऐसा मान लो ये तुम्हारा एक नोजल है, ये ना, तो ये तुम्हारा एक नोजल है, तो यहाँ से ये एब्रेसिव को, ये जेट है, ये एब्रेसिव को फ्लो करता रहता है यहाँ, राइट। तो ये एब्रेसिव रहता है हमारा, तो ये एब्रेसिव पार्टिकल आ रहा है। तो अब क्या होता है, जैसे ही इम्पैक्ट लोड पड़ेगा तो ये यहाँ से फ्रैक्चर होता जाएगा इस जगह से, तो ये टूटता जाएगा, ये टूटता जाएगा क्योंकि इम्पैक्ट लोड पड़ रहा है। एब्रेसिव हार्ड मटेरियल है ना, हार्ड मटेरियल से अगर हीट करोगे, किसी चीज को कंटिन्यूअसली हीट करोगे तो ये डिफॉर्म होगा, और डिफॉर्म होके ये बाहर निकलता जाएगा। ये क्या होगा, डिफॉर्म होके बाहर निकल जाएगा, तो ये फ्रैक्चर्ड वर्कपीस है, फ्रैक्चर्ड मटेरियल। ये क्या है तुम्हारा, फ्रैक्चर्ड मटेरियल। फ्रैक्चर्ड मटेरियल, राइट। तो ये है हमारा फ्रैक्चर्ड मटेरियल। तो यही है हमारा ये टूल कैसे वाइब्रेट करता है, ये टूल वाइब्रेट करेगा इस तरह, अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी पे, ऊपर नीचे। ये टूल ऊपर नीचे करेगा इस तरह, देखो ये टूल यहाँ से स्टार्ट होगा और ये इस तरह ऊपर नीचे ये ऐसे ऐसे करता रहेगा, ये ऐसे ऐसे करेगा, बार बार हिट करेगा, तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा। पिक्चर क्लियर। तो ये इस तरह का आएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी पे मशीन करेगा। चलो, तो ये है हमारा फोटो। अगर आप, तो आपको मेन फोटो देखना है तो वो भी मैं दिखा रहा हूँ। ये तो मैंने एक रफ फोटो बनाया डायग्राम, इस तरह से हमारा मटेरियल रिमूवल होगा, बीच में आप रेसिप्स रख देते हैं, ये वर्क पीस है। अच्छा, द रिमूव मटेरियल विल बी फ्लश्ड आउट बाय द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ स्लरी। ये जो रिमूव्ड मटेरियल है, ये जो रिमूव्ड मटेरियल है, इसको निकाल लेते हैं इधर से, इसको फ्लश आउट कर लेते हैं, फ्लश्ड आउट। ये जो भी रिमूव्ड मटेरियल है, जो हमारा कट के अलग हुआ है मशीनिंग की वजह से, ये इतना हाई स्पीड ये फ्लो कराते हैं एब्रेसिव्स का कि ये ऊपर चला जाता है, यहाँ से निकल के बाहर हो जाता है। तो रिमूव मटेरियल क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ द रिमूव मटेरियल विल बी फ्लश्ड आउट बाय द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एब्रेसिव। तो कंटिन्यूअस फ्लो जो एब्रेसिव का होता है उसकी वजह से ये मटेरियल रिमूव हो जाता है। इस पॉइंट को भी लिख लीजिए, इस पॉइंट को लिख लेते हैं, द रिमूव्ड मटेरियल the removed material will be flushed out
by the continuous flow of abrasives. By the continuous flow of abrasives. एब्रेसिव्स के कंटिन्यूअस फ्लो की वजह से ये निकल जाता है। अच्छा, मटेरियल कैसे होता है? ब्रिटल फ्रैक्चर। द मटेरियल विल अंडरगो ब्रिटल फ्रैक्चर। ब्रिटल फ्रैक्चर क्योंकि ये जनरली जो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग हम लोग करते हैं वो ब्रिटल मटेरियल करते हैं। और ब्रिटल मटेरियल के लिए, ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है, देखो डक्टाइल मटेरियल अगर होगा तो इस पे अगर लोड लगाओगे तो ये परमानेंटली डिफॉर्म होगा, ये टूट के अलग नहीं होगा, ये परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा और जब बहुत ज्यादा लोड लगाओगे तब टूटेगा। लेकिन ब्रिटल मटेरियल क्या है, जैसे ही उसके इल्ड पॉइंट से ज्यादा लोड पड़ेगा तो ये ब्रिटल मटेरियल यहाँ से फ्रैक्चर हो जाएगा और टूट के अलग हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। तो ये डस्ट बन के डस्ट ये ऐसे बाहर निकल जाएगा, फ्लश्ड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे मटेरियल कैसा फ्रैक्चर होता है? ब्रिटल फ्रैक्चर। याद रखिएगा, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में हमेशा ब्रिटल फ्रैक्चर मतलब एकदम डस्ट बन जाता है, ये एकदम मतलब समझ लो चकनाचूर हो जाता है इस तरह का। हमारा रिमूव्ड जो वर्कपीस है, जो हमारा चिप है, वो एकदम छोटा 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 पैटर्न में ये बाहर निकलता है यहाँ से। किसमें? यूएसएम में। आप यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं जाके। तो ब्रिटल फ्रैक्चर होगा हमारा। ओके, तो द मटेरियल विल अंडरगो ब्रिटल फ्रैक्चर। द मटेरियल विल गो अंडर ब्रिटल फ्रैक्चर। ये इंपॉर्टेंट लाइन ऑब्जेक्टिव के लिए कि मटेरियल किस में जाएगा? ब्रिटल फ्रैक्चर में जाएगा। और बहुत ही स्मॉल चिप्स निकलता है, मैंने बोल दिया डस्ट के फॉर्म में। ये जो चिप होगा बहुत स्मॉल होता है, इसको आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, बहुत ही स्मॉल चिप होता है, एकदम छोटा छोटा स्मॉल चिप। ओके, चलिए कुछ और पॉइंट्स, पहले एक बार फोटो देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें स्लरी के साथ साथ एब्रेसिव मटेरियल के साथ साथ, जैसे एब्रेसिव तो है ही, यहाँ पे थोड़ा कंपोजिशन भी लिख लीजिए कहीं इंजीनियरिंग सर्विसेज में आ जाए। इसमें क्या क्या होता है? इसमें एब्रेसिव तो है ही, सिलिकॉन कार्बाइड हो सकता है और एल्युमिनियम Al2O3 हो सकता है। इसके साथ साथ प्लस बेंजीन प्लस ऑयल, बेंजीन प्लस ऑयल ये भी होता है। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज से पूछ सकता है, बाकी मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे ये लोग पूछेंगे। तो कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। प्लस वाटर भी रहता है, राइट, वाटर भी रहता है। तो वाटर है, बेंजीन है, ऑयल है, या सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव या Al2O3 रहेगा। तो यही हम लोग मिला के इसे यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में, राइट। तो अब बात करते हैं इसमें कि इसको किसके लिए रिकमेंड करेंगे। तो इसमें अगर बात करें तो बेस्ट सूटेड, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग इज बेस्ट सूटेड फॉर द मटेरियल्स, बेस्ट सूटेड फॉर द मटेरियल दैट आर होल्ड, जिसमें ऑलरेडी पहले से होल है, जिसका स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज्यादा है, एंड द ब्रिटल मटेरियल सच एज सिरामिक्स, राइट। तो इस पॉइंट को लिख लीजिए, इट इज बेस्ट सूटेड, ये याद रखना, बेस्ट सूटेड, इट इज बेस्ट सूटेड, it is best suited for material that are hold, जिसमें होल है, that are hold, कॉमा ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल का तो आंख बंद करके कहीं भी देखना ब्रिटल मटेरियल का मशीनिंग, तो टिक मार देना यूएसएम। ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल लाइक ग्लास, ग्लास का मशीनिंग इसी से करते हैं। और क्या है तुम्हारा? सिरामिक्स। तो ग्लास और सिरामिक्स का जब भी आएगा तो इसी से करेंगे। और कार्बाइड्स, हार्डेंड स्टील, कार्बाइड, और जो प्रीसियस, जो बहुत महंगा स्टोन्स होता है, स्टोन्स, स्टोन्स एंड हार्डेंड स्टील, इसकी हार्डनेस बहुत ज्यादा है, हार्डेंड स्टील का भी करेंगे।
लेकिन जनरली एग्जाम में तुम्हें कौन आएगा, सिरामिक्स और ग्लास, ये बहुत ज्यादा पूछता है। तो ब्रिटल मटेरियल मेन जो कीवर्ड होगा इसमें बच्चों क्या होगा, ब्रिटल मटेरियल। तो ब्रिटल मटेरियल का अगर करना है तो यूएसएम, आंख बंद करके। ब्रिटल मटेरियल का अगर करना है तो यूएसएम, आंख बंद करके। ओके, अच्छा आगे देखो, देखो यहाँ पे एक इसका मेन फिगर देख लो, एक मेन थ्योरेटिकल टॉपिक है, कुछ नहीं इसमें, इसका मेन फिगर देख लो, ये वाला देखो, इसका ये मेन फिगर है। ये क्या कह रहा है सुनो, ये तुम्हारा ये एक ये तुम्हारा टूल है, ये तुम्हारा टूल है, ये कॉन्सेंट्रेटर है, यहाँ पे ये टूल है, और ये टूल मान लो लगा हुआ है यहाँ पे, और ये ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर जानते हो क्या होता है ट्रांसड्यूसर, कोई लड़का? ट्रांसड्यूसर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पल्सेस को मैकेनिकल वाइब्रेशंस में कन्वर्ट कर देता है। ये जो वाइब्रेशन हो रहा है ऐसे ऐसे, तो इलेक्ट्रिकल पल्स आएगा, उसको मैकेनिकल वाइब्रेशंस में कन्वर्ट कर देगा ट्रांसड्यूसर। कोई भी पूछे कि ट्रांसड्यूसर क्या है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, इसको याद, इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू मैकेनिकल वाइब्रेशन। यहाँ पे ट्रांसड्यूसर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर दे रहा है, और ये हाई टेम्परेचर को कम करने के लिए यहाँ पे कूलिंग वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसको मैकेनिकल वाइब्रेशन देगा, ये टूल वाइब्रेट्स होगा, यहाँ पे स्लरी है, ये एब्रेसिव स्लरी जा रहा है, ये वर्कपीस है, ये होल क्रिएट हो गया। तो सारा चीज तो मैंने लगभग बता ही दिया आपको। और ये टेम्परेचर को कम करने के लिए कूलिंग वाटर, तो ये यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज, ये यहाँ पे हमारा मशीन होके ये वाला होल प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे। और जनरली रिकमेंड किसके लिए करते हैं, ब्रिटल मटीरियल के लिए, ब्रिटल मटीरियल के लिए करते हैं इसको। तो ये फोटो ध्यान में रखिएगा। आप कुछ एडवांटेज लिख लेते हैं इसका, एडवांटेज क्या क्या है यूएसएम का, एडवांटेज ऑफ यूएसएम, एडवांटेज ऑफ यूएसएम। चलिए फर्स्ट पॉइंट एडवांटेज का हमारे पास है। पहला एडवांटेज, कोई लड़का व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूएसएम, फर्स्ट एडवांटेज है इट ऑपरेट्स एट वेरी लो नॉइज, मतलब आवाज बहुत ज्यादा नहीं होता है, घन 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 घन, ऐसा लगता है कि मशीन चल रहा है बहुत ज्यादा, तो इसका आवाज बहुत कम होता है। लो नॉइज और नो नॉइज बोलते हैं इसको, राइट, लो नॉइज और नो नॉइज। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर होता है, इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर में कितना पंप होता है, अगर पंप होता है तो कितना होता है, और पंप अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर में कमेंट बॉक्स में लिख के, राइट। कब, जब वीडियो अपलोड हो जाएगा तब कमेंट बॉक्स में, जब लाइव देख रहे हैं तो आप ऐसे चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं देख लूंगा। ठीक है, बताइए मुझे। चलिए इसमें देखते हैं क्योंकि उसका भी रिलेशन नॉइज से ही है, इसलिए मुझे यहाँ पे स्ट्राइक किया, मैंने पूछा। अगर आप रेफ्रिजरेशन पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। तो एडवांटेज ऑफ यूएसएम में क्या बोलेंगे, इट ऑपरेट्स एट लो नॉइज एंड नो नॉइज, इट ऑपरेट्स ऑन लो नॉइज और नो नॉइज। तो नॉइज बहुत कम होता है, इसको याद रखना है, कोई न्यूमेरिकल नहीं इसमें, सिर्फ थ्योरी है। ओके, एंड इक्विपमेंट यूज्ड इन दिस ऑपरेशन कैन बी ऑपरेटेड बाय स्किल एज वेल एज अनस्किल्ड लेबर। मतलब देखो ईसीएम और ईडीएम जो था उसमें स्किल्ड ही लेबर चाहिए था, लेकिन ये यूएसएम जो बोल रहा है कि आप इसको अनस्किल्ड, मतलब जो बहुत ज्यादा स्किल्ड नहीं है वो भी अल्ट्रासोनिक मशीनिंग कर सकता है। तो क्या बोलेंगे, इक्विपमेंट यूज इन दिस ऑपरेशन कैन बी ऑपरेटेड, ऐसा बोलो, यूएसएम कैन बी ऑपरेटेड बाय skilled as well as unskilled labor both. USM can be operated by skilled as well as unskilled labor. Skilled, USM can be operated by skilled as well as unskilled labor. अच्छा तीसरा क्या है,
हीट जनरेशन इज नेग्लिजिबल, बहुत कम हीट प्रोड्यूस होता है, बहुत कम, और जो भी होता है उसको कोल्ड कूलिंग वाटर का इस्तेमाल करके कम कर देते हैं। हीट जनरेशन इज नेग्लिजिबल। तो ये आपको सेमेस्टर में भी हेल्प करेगा। अगर सेमेस्टर में क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट छाप दीजिएगा, यहाँ से सारा पॉइंट छाप दीजिएगा, पूरा नंबर मिलेगा। ओके, अच्छा अगला क्या है, फोर्थ, सरफेस फिनिश इसकी बहुत अच्छी होती है, गुड सरफेस फिनिश एंड एक्यूरेसी भी अच्छी होती है। गुड सरफेस फिनिश एंड हाईली एक्यूरेट। एक्यूरेसी भी अच्छी होती है, सरफेस फिनिश भी अच्छी होती है। अच्छा, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, एवरी मटेरियल कैन बी मशीन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंडक्टिविटी। सारे दुनिया के हर मटेरियल को, मतलब ब्रिटल को जनरली करते हैं, डक्टाइल को भी कर सकते हैं, लेकिन प्रीफर करता है ब्रिटल को, क्योंकि ब्रिटल फ्रैक्चर होता है। लेकिन यहाँ पे मैं दूसरा बात बोल रहा हूँ, एक बात सुनो, क्या तुम्हें इसे प्लस और माइनस से, मान लो ये टूल है तो इसे माइनस से और इसे प्लस से कनेक्ट करना पड़ रहा है बैटरी के, क्या इसे कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल, क्या इसे तुम्हें बैटरी के माइनस और प्लस टर्मिनल से जोड़ना पड़ रहा है, नहीं जोड़ना पड़ रहा है। मतलब यहाँ पे बाकी में क्या है, मान लो अगर तुम्हारा वर्कपीस इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव होगा, वर्कपीस अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव होगा, मतलब उसमें ऐसा हो जाए कि समझ लो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो को सपोर्ट नहीं कर रहा है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होगा तो ईसीएम और ईडीएम को वो सपोर्ट ही नहीं करेगा। तो ईसीएम और ईडीएम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वर्कपीस एज वेल एज टूल बोथ मस्ट बी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग इन नेचर। उसमें करंट का फ्लो होना चाहिए, इलेक्ट्रिकली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, क्योंकि उसको सर्किट से कनेक्ट करना है। तो अब बताओ कोई मटेरियल जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसको कैसे मशीन करेंगे फिर, तो उसको मशीन करेंगे यूएसएम से। तो ये कहता है कि तुम अगर इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव हो, इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, मैं सबको मशीन कर देता हूं। तो इसको क्योंकि वर्कपीस को इसमें किसी भी प्लस या माइनस टर्मिनल से जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्या लिखेंगे, एवरी मटेरियल कैन बी मशीन, एवरी मटेरियल कैन बी मशीन irrespective of conductivity, electrical conductivity। इरिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये 5 पॉइंट है, 5 एडवांटेज आप याद रखिएगा। अच्छा, अब दूसरा हमारा क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ यूएस। यहाँ पे डिसएडवांटेज लिख दे रहा हूँ, मजा आ रहा है, बोलो मजा आ रहा है। डिसएडवांटेज ऑफ यूएसएम। क्या डिसएडवांटेज है भाई, पहला, इसका एमआरआर बहुत लो होता है। क्या होता है, मटेरियल रिमूवल रेट बहुत कम होता है मेरे दोस्त। एमआरआर मटेरियल रिमूवल रेट बहुत कम होता है, बहुत ही कम, एमआरआर बहुत लो होता है। तो वेरी लो एमआरआर, याद रखना, एमआरआर इज लो। अच्छा, दूसरा पॉइंट, अगर इसका एमआरआर लो होगा तो स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन क्या होगा, मालूम है तुम्हें, स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन कटिंग पावर बाय एमआरआर। तो एमआरआर अगर लो है तो एनर्जी कंजम्पशन हाई, क्योंकि बहुत कम मटेरियल रिमूव हो रहा है ना, ज्यादा बिजली देना पड़ेगा ज्यादा मटेरियल को रिमूव करने के लिए। तो इसका स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन इज हाई। पिक्चर क्लियर, बोलो स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन हाई होगा। अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि डक्टाइल मटेरियल को सही से मशीन नहीं कर पाता, ये ड्रॉबैक है। मतलब सॉफ्ट मटेरियल को, हार्ड मटेरियल को एकदम मस्त करेगा, एकदम मस्त मशीन करता है हार्ड मटेरियल को, लेकिन सॉफ्ट मटेरियल को बहुत दिक्कत से मशीन करता है। तो सॉफ्ट मटेरियल इज डिफिकल्ट टू मशीन, याद रखना, सॉफ्ट मटेरियल
इज डिफिकल्ट टू मशीन। ये था हमारा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब आते हैं एप्लीकेशन पे। तो सॉफ्ट मटेरियल को थोड़ा दिक्कत होता है, चलो डक्टाइल मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल मतलब। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ यूएसएम। कहाँ कहाँ यूज करते हैं यूएसएम? एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। तो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग को यूज कहाँ कहाँ करते हैं दोस्त? पहला, मशीनिंग ऑफ ब्रिटल मटेरियल, तुम बोल इट इज यूज्ड, राइट, ब्रिटल मटेरियल। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को बहुत ज्यादा ये कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, लेकिन फिर एक बार एप्लीकेशन में एक साथ लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने लिखा है कहीं पे इट इज बेस्ट सूटेड। बेस्ट सूटेड लिखे हैं तो वो एप्लीकेशन ही है, बेस्ट सूटेड जो है वो एप्लीकेशन है। तो एक बार और मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि आप ऐसा बोल सकते हो कि इट इज यूज टू मशीन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स। कंडक्टिंग को तो वहां भी कर सकते हैं, तो जनरली नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। कंडक्टिंग के लिए तो यूएसएम, सॉरी, ईसीएम मीडियम है। इट इज यूज टू मशीन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल लाइक सिरामिक्स, ग्लास बता ही चुके हैं। रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स, रिफ्रैक्टरी मटेरियल जानते हो ना, लाइक सिरामिक्स, सिरामिक्स, ग्लास, रिफ्रैक्टरी, रिफ्रैक्टरी मटेरियल जो हाई टेम्परेचर विद स्टैंड करता है। हाई टेम्परेचर, जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर को सहता है बिना जले हुए। जैसे सैंड, सैंड क्या है, एक तरह का रिफ्रैक्टरी मटेरियल है, कास्टिंग में यूज करते हैं सैंड को। ओके, दूसरा क्या है हमारा, इट इज यूज्ड इन द डेंटल ऑपरेशंस। देन द डेंटल, कभी डेंटिस्ट के पास जाओगे तो दांत वात में कभी होल करना रहता है, कीड़ा वगैरह आ जाता है दांत में, तो इन्फेक्शन आ जाता है, तो उसको क्लीनिंग करने के लिए यूएसएम का यूज करते हैं, दांत में होल करने के लिए, दांत में डेंटिस्ट यूज करता है। तो इट इज यूज्ड इन द डेंटल ऑपरेशन टू प्रोड्यूस होल इन द ह्यूमन टीथ। इट इज यूज्ड इन डेंटल ऑपरेशन, डेंटल ऑपरेशन टू प्रोड्यूस होल इन द ह्यूमन टीथ। तो ह्यूमन टीथ में होल करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अच्छा, इसमें क्या है कि कोई जरूरी नहीं है कि मटेरियल हमारा कंडक्टिंग हो, तो मैंने बता दिया। इसका टूल वियर भी क्या होता है, टूल वियर बहुत हाई होता है। इसको एक पॉइंट यहाँ पे लिख लो डिसएडवांटेज में, कि टूल वियर हाई होता है। क्यों? क्योंकि बार बार एब्रेसिव के कांटेक्ट में आता है। एब्रेसिव के कांटेक्ट में आएगा तो एब्रेसिव की वजह से टूल का भी वियर होता है और वर्कपीस का भी वियर होता है, दोनों, दोनों का हाई टूल वियर। तो टूल वियर ज्यादा होगा तो टूल लाइफ क्या होगा दोस्त, कम होगा। टूल वियर ज्यादा होगा तो टूल लाइफ कम होगा, बोलो होगा कि नहीं? क्या लिखोगे? लो टूल लाइफ, लो टूल लाइफ। तो हमारा टूल लाइफ क्या होता है, लो होता है। अब इसमें इसमें हमारा कुछ ग्राफ है, जिस ग्राफ को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट ग्राफ फॉर एग्जाम, गेट एग्जाम, इंपॉर्टेंट ग्राफ फॉर गेट एग्जाम, इंपॉर्टेंट ग्राफ फॉर गेट एंड ईएससी। खूब पूछता है, क्या इंपॉर्टेंट ग्राफ है? पहला है, पहला एक आपका ये ग्राफ है, सुनिए, 4 ग्राफ बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा एम आर आर, ये हमारा एम आर आर आई। तो ये अगर हमारा एम आर आर है,
चलो 4 ग्राफ हमारा हो गया। तो इस चारों ग्राफ को समझो। एक में यहाँ पे होगा एक्स एक्सिस पे साइज ऑफ एब्रेसिव्स, ये याद रखना है, एकदम याद रखना है, कुछ कैसा नेचर है ये याद रखना है। साइज ऑफ एब्रेसिव्स मतलब एब्रेसिव पार्टिकल जो यूएसएम में यूज कर रहे हैं उसका साइज अगर बढ़ा देंगे तो एमआरआर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा है टूल फीड, जो टूल को नीचे ला रहे हैं ना फीड मटेरियल रिमूव करने के लिए, तो टूल फीड। तीसरा है हमारा ऐसा बोल सकते हो एम्पलीट्यूड। एक है हमारा एम्पलीट्यूड, एक है हमारा फ्रीक्वेंसी। तो एक है हमारा एम्पलीट्यूड, राइट। और एक है हमारा फ्रीक्वेंसी। एक है हमारा एम्पलीट्यूड और एक है हमारा फ्रीक्वेंसी, राइट। तो एम्पलीट्यूड को अगर तुम देखोगे और फ्रीक्वेंसी को देखोगे तो एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये अगर तुम्हारा टूल है, तो अगर ये वाइब्रेट कर रहा है तो वाइब्रेशन जब भी होगा तो किसी न किसी पार्टिकुलर मीन पोजीशन से, सपोज ये मीन पोजीशन, तो ये जितना ज्यादा इसका एम्पलीट्यूड होगा उतना ज्यादा एमआरआर होगा। जितना नीचे तक जाएगा उतना मटेरियल को तो रिमूव करता जाएगा ना, तो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा एमआरआर। दूसरी बात फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि एक सेकेंड में कितना बार ऊपर नीचे कर ले रहा है, एक सेकेंड में कितना बार वाइब्रेट, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। तो जितना बार ये ऊपर नीचे करेगा उतना ज्यादा मटेरियल रिमूव होगा, उतना ज्यादा मटेरियल कट के हटेगा। तो हमारा ये अगर आप एम्पलीट्यूड के साथ ग्राफ देखिएगा, ये हमारा इस तरह का आएगा, ये कर्व आता है इस तरह का हल्का ऐसा, और फ्रीक्वेंसी के साथ ये ऐसा। तो इंक्रीज ही करेगा दोनों में, दोनों केस में एम्पलीट्यूड बढ़ाइएगा तो एमआरआर इंक्रीज करेगा, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तब भी ये इंक्रीज करेगा। बस एक का स्लोप इंक्रीजिंग होता है, एक का स्लोप डिक्रीजिंग होता है, बाकी कुछ नहीं ग्राफ का नेचर। आंसर आएगा एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे तो एमआरआर बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एमआरआर बढ़ेगा। अब साइज ऑफ द एब्रेसिव्स में क्या होता है, ये होता है फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, ऐसा यहां से स्टार्ट होगा, ऐसा है, ओके। तो यही होता है आपका ऑप्टिमम साइज ऑफ द एब्रेसिव्स, यहाँ पे मैक्सिमम होता है हमारा। तो क्या बोलना है, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो शुरू में आप साइज ऑफ द एब्रेसिव बढ़ाइएगा तो एमआरआर बढ़ेगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा कर दीजिएगा साइज तो वो गैप्स में जाके बैठ जाएगा। जब गैप्स में ही जाके बैठ जाएगा एब्रेसिव तो वो निकलेगा ही नहीं वहां से, तो मशीनिंग ही नहीं कर पाएगा। इसलिए ज्यादा बड़ा एब्रेसिव साइज लेंगे तो एमआरआर घटने लगता है, छोटा लेंगे तो एमआरआर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ऑप्टिमम साइज ऑफ द एब्रेसिव्स अगर बढ़ाएंगे तो एमआरआर बढ़ेगा। अब फीड को भी अगर आप देखिएगा तो फीड में भी आपका फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, तो इसको भी याद रखना है, फर्स्ट इंक्रीज मतलब इस दोनों केस में फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज है। तो ये चारों ग्राफ गेट एग्जाम में पूछता है, इसको आप याद रखिएगा। तो ये हो गया हमारा फिनिश। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी का भी ग्राफ हमने देख लिया एमआरआर के साथ, और सारा चीज हमने देख लिया, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग एब्रेसिव जेट मशीनिंग में, एजेएम। तो ये हो गया हमारा खत्म, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग सारा का सारा चीज मैंने डिस्कस कर दिया। आइए एब्रेसिव जेट मशीनिंग, ये भी बहुत सिंपल है। एब्रेसिव जेट मशीनिंग, एजेएम, एब्रेसिव जेट मशीनिंग, एजेएम, एब्रेसिव जेट मशीनिंग, एजेएम। अब ये क्या होता है एब्रेसिव जेट मशीनिंग, बहुत ही सिंपल है। द फंडामेंटल प्रिंसिपल of abrasive jet machining involves the use of high velocity of stream abrasives bombarded over a workpiece passing through a nozzle। तो ये क्या है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये एक एब्रेसिव्स का जो एक फॉर्मूला पढ़े होगे जेट फ्लूइड मैकेनिक्स में, रो ए वी स्क्वायर, याद होगा। मतलब एक जेट में ये इतना फोर्स अप्लाई करता है जेट, अगर एक वी वेलोसिटी से जा रहा है जेट, तो ये एक प्लेट अगर है तो इस प्लेट पे रो ए वी स्क्वायर इतना फोर्स अप्लाई करता है जेट। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया गया, दिमाग क्या लगा दिया गया,
बोला गया कि हाई वेलोसिटी, अगर मान लो जैसे पानी को अगर हम पास करें हाई वेलोसिटी पे, तो पानी का जो जेट होता है वो वॉल पे एक लोड अप्लाई करता है। तो किसी आदमी ने राय दिया कि उस पानी में आप एब्रेसिव्स मिला दीजिए, एब्रेसिव तो हार्ड मटेरियल है, तो जब हार्ड मटेरियल जाके बम्बार्ड करेगा किसी पार्टिकुलर एरिया पे, तो वहां तो पूरा का पूरा होल हो जाएगा, पूरा का पूरा होल हो जाएगा और मटेरियल रिमूव हो जाएगा। समझ में आ रही है? पूरा का पूरा होल हो जाएगा और हमारा मटेरियल रिमूव हो जाएगा। इसीलिए तो यहाँ पे करते क्या है, सिंपल सी बात, एक नोजल बनाते हैं। सुनो, देखो ये नोजल है, चलो ये होल है, ये होल है, करेक्ट। तो अब ये तुम्हारा मान लो ये यहाँ से कंटेनर से नोजल से आएगा ये, अब देखो एब्रेसिव जेट मशीनिंग को आदमी लोग क्या समझता है कि एब्रेसिव जेट मशीनिंग सिर्फ जेट होता है, सिर्फ एब्रेसिव होता है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, सिर्फ एब्रेसिव नहीं होता, याद रखना इस बात को, सिर्फ एब्रेसिव नहीं होता है। ये तुम्हारा वर्क पीस, ये मान लो तुम्हारा वर्क पीस, ओके। तो अब इस वर्क पीस पे जैसे ही, इसमें क्या रहता है एब्रेसिव, सुनो गौर से सुनना, इसमें क्या रहता है एब्रेसिव पार्टिकल मिक्सचर है। तो ये एब्रेसिव है, ये यहां से जाएगा नोजल में, और नोजल क्या करेगा, इसको हाई वेलोसिटी, ये पंप के थ्रू मान लो यहाँ पहुंचा दी, नोजल इसको हाई वेलोसिटी देगा। नोजल क्या करता है, नोजल क्या करता है, हाई काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। व्हेनेवर एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर एनर्जी प्रोवाइडेड काइनेटिक एनर्जी टू द वर्किंग फ्लूइड। तो अब जैसे ही ये नोजल से पास करेगा, तो ये है हमारा मिक्सिंग चैम्बर। तो यहां से ये तुम्हें दिखेगा कि सारा एब्रेसिव ये इस तरह इस पे बम्बार्ड हो रहा है, सारा का सारा एब्रेसिव का बम्बार्डमेंट हो रहा है। सारे के सारे एब्रेसिव्स का बम्बार्डमेंट होगा। तो जैसे ही बम्बार्डमेंट होगा, तो ये यहां पर से इसको उड़ा देगा, ये एब्रेसिव इस क्रॉस सेक्शन को वो उड़ा देगा। सिमिलरली इस क्रॉस सेक्शन को भी यहां से उड़ा देगा, समझो। तो ये जब उड़ा देगा तो ये हो जाएगा गायब। तो ये एक होल क्रिएट हो जाएगा यहां से, ये एक होल यहां से, ये पूरा का पूरा इसको साफ कर देगा एब्रेसिव्स के जेट से होगा, और बच जाएगा हमारा जो हमें नहीं काटना है वो बच जाएगा। तो जितने साइज का तुम्हें क्रॉस सेक्शन काटना है उतने साइज का नोजल लेना पड़ेगा, नोजल का डायमेंशन उसी साइज का लेना पड़ेगा। बोलो, पिक्चर क्लियर? ये हमारा वर्क पीस था। अच्छा, अब इसको बोलते ये हमारा नोजल, ये है हमारा नोजल। अच्छा, ये क्या है, मिक्सिंग चैम्बर, ये है मिक्सिंग चैम्बर। अब इस मिक्सिंग चैम्बर में क्या होता है, तो इसमें होता है एब्रेसिव्स प्लस एयर। ये बात याद रखिएगा, बहुत आदमी समझता है कि एब्रेसिव जेट मशीनिंग में सिर्फ एब्रेसिव होता है, प्योर एब्रेसिव नहीं, पूरा का पूरा एब्रेसिव नहीं होता है, बहुत हाई डेंसिटी होती है एब्रेसिव्स की। सोचो, ये जो जेट है, ये जो जेट है, ये जेट जो है, ये जेट जो फोर्स इस पे अप्लाई करेगा, तुम पढ़े होगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, रो ए वी स्क्वायर। तो इसमें वेलोसिटी जानते हो कितना मेंटेन करते हैं, लगभग 300 से 400 मीटर पर सेकेंड, 300 से 400 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। इसका एरिया होगा कुछ ना कुछ, डेंसिटी जो एब्रेसिव का होता है वो होता है 10,000। तो तुम सोचो कितना ज्यादा, 10,000 kg पर मीटर क्यूब इंटू एरिया कुछ ना कुछ होगा, वेलोसिटी 300, 300 का स्क्वायर। तो बहुत हाई अमाउंट ऑफ फोर्स, न्यूटन बहुत हाई अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करता है। और अगर तुम जाके खड़े हो जाओगे इसके सामने, तो तुम्हारे अंदर होल हो जाएगा इतना बड़ा, समझ रहे हो। तो ये एक मशीनिंग टेक्निक है जिसमें हम लोग जेट प्रेशर का, जेट फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, जेट फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इस मिक्सिंग चैम्बर में क्या होता है दोस्त, इस मिक्सिंग चैम्बर में होता है हमारा
इस मिक्सिंग चैम्बर में होता है सिलिकॉन कार्बाइड, तो इसमें 30% होगा सिलिकॉन कार्बाइड, और एयर होता है, एयर हवा 70%। सिलिकॉन कार्बाइड एक एब्रेसिव है, तो सिलिकॉन कार्बाइड और एयर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं इसमें। ओके, पिक्चर क्लियर। और ये नोजल हमारा यूज हो गया। अच्छा, ये हमारा वर्क पीस, चलिए ये। अच्छा, इस दोनों के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वर्कपीस और नोजल के टिप के, इसको बोलते हैं एनटीडी, नोजल टिप डिस्टेंस। एनटीडी, नोजल टिप डिस्टेंस। ओके, तो नोजल और वर्कपीस के बीच का, नोजल का स्टार्टिंग पॉइंट और वर्कपीस के बीच के डिस्टेंस को नोजल। और ये क्या है? जेट ऑफ एब्रेसिव्स। इसको कोई पूछेगा क्या बोलोगे? जेट ऑफ एब्रेसिव्स, इसीलिए इसको बोलते हैं एब्रेसिव जेट मशीनिंग। ये क्या है हमारा? जेट ऑफ एब्रेसिव्स। ये क्या हो गया? होल प्रोड्यूस्ड, होल प्रोड्यूस्ड। पिक्चर क्लियर? पिक्चर क्लियर। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अब कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिखेंगे इसके बारे में, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिखने जा रहा हूं इसके बारे में। देखिए, पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट हमारे पास इसके बारे में कि द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एब्रेसिव जेट मशीनिंग इन्वॉल्व्स द फंडामेंटल, नोट्स बना लीजिएगा, सेमेस्टर में भी काम आएगा। प्रिंसिपल ऑफ abrasives jet machining involves the use of high velocity streams, the use of high velocity stream of abrasive particles, high velocity streams of, streams मतलब धारा, streams of abrasive particles carried by a high pressure gas, carried by a high pressure gas। क्यों हाई प्रेशर लिख रहे हैं कोई लड़का? carried by a high pressure gas through nozzle on the workpiece, through nozzle on the workpiece। हाई प्रेशर गैस इसलिए लिख रहे हैं, यहाँ पे जो एयर रहता है ये हाई प्रेशर एयर रहता है, वेरी हाई प्रेशर। इसलिए कि जितना प्रेशर हाई होगा तो नोजल सारे प्रेशर को किसमें कन्वर्ट कर देगा? काइनेटिक एनर्जी में। तो हमारा वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा, तो हमारा फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा। तो यहाँ पे जब नोजल के एग्जिट पे आएगा तो हाई प्रेशर, नोजल के एग्जिट पे आएगा तो हाई काइनेटिक एनर्जी एब्रेसिव्स का क्या होगा? बम्बार्डमेंट होगा। हाई काइनेटिक एनर्जी एब्रेसिव्स का बम्बार्डमेंट होगा। ओके, अच्छा, दूसरा पॉइंट, MRR मटेरियल रिमूवल अकर ड्यू टू, MRR अकर ड्यू टू इरोजन, इरोजन मतलब कट के अलग हो जाना, इरोजन बाय द एब्रेसिव पार्टिकल्स, एब्रेसिव पार्टिकल के द्वारा इरोजन होता है, उसी से हमारा मटेरियल रिमूवल हो रहा है। तो MRR मटेरियल रिमूवल अकर ड्यू टू इरोजन by the abrasive particles, by the abrasive particles, by the abrasive particles impact, by the abrasive particles impacting on वर्कपीस, impacting on वर्कपीस। ये आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस में भी बहुत हेल्प करेगा। बस मैं जितना लिख रहा हूं उतना छाप देना, जाके पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, डायग्राम बना देना। इंपैक्टिंग ऑन वर्कपीस सरफेस एट हाई स्पीड, हाई स्पीड से इंपैक्ट करता है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ओके, अच्छा, अब इसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें जो हमें समझना है कि एनटीडी, नोजल टिप डिस्टेंस के साथ एमआरआर का ग्राफ क्या होता है। एनटीडी तो आप जान रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन वर्कपीस एंड द टिप ऑफ द नोजल, द डिस्टेंस बिटवीन द वर्कपीस एंड टिप ऑफ द नोजल।
NTD, नोजल टिप डिस्टेंस। क्या है हमारा? डिस्टेंस बिटवीन द NTD, distance between the workpiece and tip of the nozzle, and tip of the nozzle। Distance between the workpiece and the tip of the nozzle is called NTD। और नोजल किस मटेरियल का बना होगा? क्योंकि हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है, तो हाई टेम्परेचर कौन विदस्टैंड करेगा? सिरामिक्स, टंगस्टन। तो हार्ड मटेरियल कार्बाइड, सिरामिक्स एंड टंगस्टन। याद रखना है, कार्बाइड, सिरामिक्स एंड टंगस्टन। नोजल मटेरियल कार्बाइड, सिरामिक्स, टंगस्टन। कार्बाइड, सिरामिक्स एंड टंगस्टन, राइट। तो हार्ड मटेरियल। चलिए, अब इसमें एक ग्राफ आता है, इसका एमआरआर की अगर बात करें, एक चीज इसमें मैं बात करूंगा कि इसका जो एमआरआर होता है, मटेरियल रिमूवल रेट, इसका एक एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो हम लोग को मालूम होना चाहिए। एमआरआर, मटेरियल रिमूवल रेट इन रेट। तो इसका जो एमआरआर होता है ये प्रोपोर्शनल होता है। एमआरआर किसका? एब्रेसिव जेट मशीनिंग का एमआरआर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q इंटू डी क्यू। Q इंटू डी क्यू, तो ये क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा, K इंटू डी क्यू। तो अगर तुम्हें ऑप्शन में कभी भी दिखे एमआरआर, तो Q डी क्यूब याद रखना, ये K Q डी क्यूब। ये एमआरआर का एक्सप्रेशन है, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटली इसको फाउंड किया गया है, तो इसको कोई प्रूफ मैं नहीं दे पाऊंगा। एक्सपेरिमेंटली फाउंड है, K इंटू क्यू डी क्यू। बहुत ही सिंपल है। कोई पूछे Q क्या है, K तो कांस्टेंट है, K का कोई मतलब नहीं है। Q है हमारा नंबर ऑफ एब्रेसिव्स, नंबर ऑफ एब्रेसिव्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ, ये डिस्चार्ज की तरह है, नंबर ऑफ एब्रेसिव्स फ्लो पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना एब्रेसिव फ्लो कर रहा है। और D क्या है? मीन डायमीटर ऑफ एब्रेसिव्स, मीन डायमीटर ऑफ एब्रेसिव्स। चलो, ये आ गया mm में। तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका? सुनो, ये तुम्हारा है नंबर ऑफ एब्रेसिव्स पर सेकेंड। तो ये तो डायरेक्टली पर सेकेंड आएगा ना, नंबर का तो कोई मतलब नहीं है। तो नंबर ऑफ एब्रेसिव्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ एब्रेसिव्स पर सेकेंड। अच्छा, इसका यूनिट क्या है? mm3। तो ये क्या आ जाएगा? mm3 पर सेकेंड। तो एमआरआर का तो यही यूनिट होता है, ये mm3 पर सेकेंड और पर मिनट, क्योंकि इसका तो कोई मतलब है नहीं, नंबर ऑफ एब्रेसिव्स का तो कोई यूनिट होता नहीं है। तो ये हमारा एमआरआर का जनरल एक्सप्रेशन, इसको याद रखना है। गेट में एक क्वेश्चन आया, देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में, वैसे मैं कराऊंगा नेक्स्ट डे। तो के क्यू डी क्यू, तो के कभी कभी नहीं दिया रहेगा, तो आप डायरेक्टली एमआरआर क्यू डी क्यू से सॉल्व कर दीजिएगा। क्यू डी क्यू, के को 1 अज्यूम कर लीजिएगा। ओके, अच्छा, इसका एप्लीकेशन की अगर बात करें, जल्दी जल्दी खत्म करना होगा, टाइम ओवर हो रहा है। एप्लीकेशन की अगर बात करें, तो एप्लीकेशन में हमारा क्या आएगा? पहला, इट इज यूज टू मशीन ग्लास जर्मेनियम क्वार्ट्ज, यूज टू मशीन, ग्लास को इससे भी करते हैं, ग्लास जर्मेनियम, जर्मेनियम क्वार्ट्ज। ओके, अच्छा, दूसरा डीबरिंग, इट इज यूज्ड फॉर डीबरिंग ऑपरेशन। डीबरिंग मींस इंटरनल सरफेस फिनिशिंग, इंटरनल जो बार होता है उसको हटाने के लिए यूज करते हैं, यूज्ड इन डीबरिंग ऑपरेशन, यूज्ड इन डीबरिंग ऑपरेशन। डीबरिंग, डीबरिंग मतलब इंटरनल सरफेस में जो प्रोजेक्शन आता है ना,
उसको रिमूव करने का बोलते हैं डिबरिंग, इंटरनल सरफेस फिनिशिंग। इंटरनल सरफेस फिनिश, ओके, इंटरनल सरफेस फिनिश, ओके एवरीवन, इंटरनल सरफेस फिनिश। चलो, तो अब हमारा इसमें 2-3 ग्राफ है, ग्राफ को देख लो और खत्म टॉपिक। तो कल मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी हम लोग ग्राफ को देख लेते हैं, ओके। अच्छा, ग्लास अगर मान लो यूएसएम में भी दिया हुआ है और एजीएम में भी, तो यूएसएम में टिक करना कि यूएसएम से ज्यादा प्रीफर करते हैं ग्लास। ऑप्शन में दोनों है और सिंगल चॉइस है तो यूएसएम। चलो, अब अगेन यहाँ पे हमारा ग्राफ है, 2 ग्राफ है। दो ग्राफ हमारे पास है। चलो, और 2 नहीं 4 बना लेते हैं, कल एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन याद रहना चाहिए ग्राफ आपको, ग्राफ आपको याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, तो हर जगह है हमारा एमआरआर, हर जगह क्या है, एमआरआर। एमआरआर 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 एमआरआर। चलो, तो ये हमारा एमआरआर। सबसे पहला है हमारा एनटीडी, नोजल टिप डिस्टेंस, नोजल टिप डिस्टेंस है। दूसरा है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एब्रेसिव्स, concentration of abrasives, concentration of abrasives। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारा साइज ऑफ एब्रेसिव्स, साइज अलग है, कंसंट्रेशन अलग है। साइज ऑफ एब्रेसिव्स, साइज ऑफ एब्रेसिव, जो एब्रेसिव आप यूज कर रहे हैं उसका साइज। और एक होता है हमारा वैसे 3 ही है, 3 ही रहने दीजिए। एक स्टैंड ऑफ डिस्टेंस होता है, वो कल बता देंगे, चलो लिख लो, जब बता दिए बता ही देते हैं, कल बताएंगे, अभी टाइम ओवर हो रहा है इसलिए मैं ग्राफ आपको बस बता दे रहा हूँ, कल आप फिर मिलिएगा। तो एक्यूरेसी और स्टैंड ऑफ डिस्टेंस के बीच का ग्राफ, एक्यूरेसी कैसा होगा और स्टैंड ऑफ डिस्टेंस कल बताएंगे, लेकिन ग्राफ याद कर लीजिएगा। चलिए, ये सारा ग्राफ इसमें जो आएगा हमारा ऐसा आएगा, देखो, एक मिनट देखो। तो नोजल टिप डिस्टेंस का ग्राफ हमारा आता है फर्स्ट इंक्रीज ऐसा, देन कांस्टेंट एंड देन डिक्रीज ऐसा। कभी पूछेगा तो फर्स्ट इंक्रीज एनटीडी, फर्स्ट इंक्रीज देन रिमेन्स कांस्टेंट थोड़ा देर के लिए, देन डिक्रीज। तो फर्स्ट इंक्रीज कांस्टेंट एंड देन डिक्रीज। अच्छा, अब अगर पूछेगा कंसंट्रेशन ऑफ एब्रेसिव्स, इसका ग्राफ ऐसे आएगा हमारा, राइट, इस तरह का, फर्स्ट इंक्रीज एंड डायरेक्टली देन डिक्रीज, कांस्टेंट नहीं होगा। अच्छा, साइज ऑफ एब्रेसिव्स का पूछेगा तो ये डायरेक्टली रूट एक्स की तरह, ये साइज ऑफ एब्रेसिव्स, जितना ज्यादा साइज यहाँ पे बढ़ाइएगा उतना ज्यादा एमआरआर मिलेगा यहाँ पे इस केस में। कंसंट्रेशन मतलब ये परसेंटेज, मतलब ये क्या है, अभी 30% एब्रेसिव है, 70% एयर है। अगर तुम 70% एब्रेसिव कर दोगे और 30% एयर कर दोगे तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो ज्यादा कंसंट्रेशन भी अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होगा तो एमआरआर घटने लगती है। लॉजिक सब कल एक्सप्लेन करेंगे। और स्टैंड ऑफ डिस्टेंस का तो ग्राफ ऐसा आता है, अरे यार ये क्यों नहीं बन रहा, समझ जाना, ये ऐसा है, ये एकदम ऐसा है कि जितना ज्यादा स्टैंड ऑफ डिस्टेंस उतना एक्यूरेसी कम। इसको आप याद रखिएगा, ये 4 ग्राफ है, कल मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप आपको मजा आया होगा यूएसएम और एब्रेसिव जेट मशीनिंग पढ़ के। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, everyone, very thank you you guys। please subscribe the Unacademy channel, all Unacademy channel को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी और प्लस कोर्सेज ज्वाइन कीजिए, जो आपका परसों से 18 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग गेट वालों के लिए स्टार्ट हो रहा है प्लस पे, तो जल्दी ज्वाइन कीजिए, ओके एवरीवन। एंड यूज द IAS 10 रेफरल कोड while taking the plus subscriptions, everyone, IAS 10 referral code, okay। please like, share and subscribe this video, please like, share this video with all your friends and subscribe this channel, Unacademy Wi-Fi study engineering channel and mechanical 101। thank you everyone।